दोस्तों, आज आप सुनेंगे ब्योमकेश बख्शी सीरीज की अगली कहानी, जिसका बंगाली में नाम है मणिमंडन। हिंदी में इसे नाम दिया गया है मणियों का हार। तो आइए शुरू करते हैं कहानी। प्रसिद्ध जौहरी रसमय सरकार के घर से एक बहुत ही कीमती मणियों जड़ा हार चोरी हो गया था। ये समाचार मैंने सुबह के अखबार में सुर्खियों में देखा था। सुबह लगभग 8 बजे फ़ोन की घंटी बजी। उधर से आवाज़ आई, हेलो, क्या आप ब्योमकेश बाबू बोल रहे हैं? जी नहीं, मैं अजीत बोल रहा हूँ। क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कौन बोल रहे हैं? उधर से उत्तर आया, मेरा नाम रसमय सरकार है। क्या आप प्लीज़ उनको बता देंगे कि मैं उनसे बात करना चाहता हूँ? नाम सुनते ही सारी बात मेरी समझ में आ गई। अवश्य ही ब्योमकेश को उस चोर को खोजने और पकड़ने के लिए बुलाया जा रहा था। मैंने जवाब दिया, वो स्नान घर में है, अभी उन्हें थोड़ा समय लगेगा। मैंने अखबार में पढ़ा है कि आपकी दुकान से एक हार चोरी हो गया है। जी, दुकान से नहीं, मेरे घर से। क्या आप उनके मित्र अजीत बंद्योपाध्याय हैं? जी हाँ, मैं अजीत ही बोल रहा हूँ। अगर आप चाहें तो जो उन्हें बताना चाहते हैं वो मुझे बता सकते हैं। कुछ देर फ़ोन पर खामोशी रही, फिर रसमय सरकार ने अपनी बात शुरू की। जो हार चुराया गया है वो 57,000 रुपये मूल्य का है। हमें अपने एक घरेलू नौकर पर शक है, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं है। हमने पुलिस को सूचित कर दिया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ब्योमकेश बाबू इस केस पर काम करें। केवल वही ऐसे आदमी हैं जो मेरा हार बरामद कर सकते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है, मैंने कहा। आप खुद यहाँ क्यों नहीं आ जाते? जब तक आप यहाँ पहुँचेंगे तब तक वे भी स्नान घर से बाहर आ चुके होंगे। रसमय सरकार ने उदास स्वर में कहा, मुझे गठिया रोग की बीमारी है और मैं ज़्यादा चल फिर नहीं पाता हूँ। अगर आप दोनों हमारे यहाँ आने की कृपा करें तो मैं खुद को बहुत कृतज्ञ समझूंगा। ठीक है, मैं ब्योमकेश को बता दूंगा, मैंने कहा। नहीं नहीं, प्लीज़, आप सिर्फ उन्हें बताएंगे नहीं, आपको भी साथ में आना पड़ेगा। मैं आप दोनों को लेने के लिए अपनी कार भेज रहा हूँ। आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, ये मेरा वादा है। ठीक है। कुछ ही मिनटों के अंदर एक चमचमाती कैडिला कार हमारे दरवाजे पर आकर रुकी। जब ब्योमकेश नहाकर आ गए तो मैंने सारी बात उनको बताई और खिड़की से दिखाई देने वाली कार की तरफ उनका ध्यान आकृष्ट किया। कुछ ही देर बाद कैडिला में बैठकर हम लोग रवाना हो गए। शहर के अलग अलग हिस्सों में रसमय सरकार की गहनों की 4 से भी ज्यादा दुकानें थीं, लेकिन वे रहते बऊ बाजार में थे। उनका घर एक पुरानी 3 मंजिला हवेली जैसा था और ये सड़क की पटरी से सटा हुआ था। बीच में ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनी थीं। सीढ़ियों वाले दरवाजे के दोनों तरफ दुकानें बनी हुई थीं। उनका परिवार पहली और दूसरी मंजिलों पर रहता था। जैसे ही कार दरवाजे के सामने जाकर रुकी, एक नौजवान हमारे स्वागत के लिए बाहर आया। उसकी आयु करीब 27 साल की रही होगी और वो काफ़ी आकर्षक कपड़े पहने हुए था। नमस्कार करने के बाद उसने अपना परिचय दिया। मैं मणिमय सरकार हूँ। मेरे पिताजी ऊपर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। कृपया मेरे साथ आइए। हमने सीढ़ियाँ चढ़नी शुरू की। पहली मंजिल पर रसोई, भंडार और नौकरों के क्वार्टर और एक मेहमानों का कमरा था, जिसमें एक दीवान बिछा हुआ था। हम लोग दूसरी मंजिल पर गए, जहां घर का मालिक पूरे परिवार के साथ रहता था। उस मंजिल पर पहुंचकर हमें घर के मालिक की रईसी का आभास हुआ। विदेशी ताले लगे विशाल दरवाजों के ऊपर रेशमी पर्दे लगे हुए थे। पूरे फर्श पर मोटा कालीन बिछा था। मेहमानों के कमरे को बड़े ही विलासितापूर्ण तरीके से सजाया गया था। मोटी मोटी गद्दियों वाले कई सोफे वहां रखे थे। पूरी दीवार के साथ साथ किताबों की अलमारियां बनी हुई थीं। दीवारों पर फारसी किस्म के चित्रकारी युक्त पर्दे लगे थे। फिलहाल ये कमरा थोड़ा गंदा दिखाई दे रहा था। मणिमय हमें एक कमरे में ले गया और बोला, पिताजी, ब्योमकेश बाबू आ गए हैं। रसमय सरकार कुर्सी पर अपना दायां पैर फैलाए बैठे थे। एक युवती, जो शायद उनकी पुत्रवधू थी, उनके बगल में फर्श पर बैठी हुई थी और उनके पैरों की सिकाई कर रही थी। रसमय बाबू की आयु करीब 50 वर्ष रही होगी। उम्र के लिहाज से उनका भारी भरकम चेहरा अभी भी काफ़ी मजबूत था। हमें देखकर उन्होंने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन खड़े नहीं हो पाए। बैठे बैठे ही उन्होंने हाथ जोड़कर हमारा अभिवादन किया और बोले, आपका स्वागत है ब्योमकेश बाबू। आजकल मेरे ऊपर चारों तरफ से मुसीबत आई हुई है। आप दोनों ने यहाँ पधार कर बड़ी कृपा की। आप लोग प्लीज़ बैठिए। शायद आपको गठिया की बीमारी है, ब्योमकेश ने कहा। ये कोई घातक रोग तो नहीं है, लेकिन तकलीफ बहुत देता है। रसमय बाबू ने उसकी बात का उत्तर दिया, वैसे तो मैं हर तरह से स्वस्थ हूँ, लेकिन इस गठिया की बीमारी ने मुझे बैठा दिया है।
जवानी के दिनों में मैं फुटबॉल खेला करता था और एक दिन खेलते हुए मेरे दाएं पैर का अंगूठा टूट गया था। आज उसकी ये हालत हो गई है कि यदि आसमान में रुमाल के आकार का भी बादल किसी कोने में दिखाई दे जाए तो मेरे अंगूठे में दर्द शुरू हो जाता है। खैर, इस बात को छोड़ते हैं। बहू रानी, जरा इन लोगों के लिए चाय पानी का प्रबंध करो। अब तक युवती चुप बैठी अपने ससुर के पैरों की सिकाई कर रही थी। वैसे तो वो काफ़ी सुंदर थी, लेकिन इस मुसीबत ने पूरे परिवार को जो तकलीफ पहुंचाई थी उसकी पीड़ा उसके चेहरे पर भी झलक रही थी। जैसे ही वो उठने लगी तो ब्योमकेश ने कहा, अरे नहीं नहीं, आप तकलीफ मत कीजिए। हमने यहाँ आने से पहले अपने घर पर चाय पी ली थी। आप कृपया अपना काम कीजिए। युवती वापस अपनी जगह पर बैठ गई। रसमय ने अपनी पुत्रवधू की तरफ बड़ी ही स्नेह भरी नज़रों से देखते हुए कहा, मेरी बहू बहुत ही नेक है। मेरी पत्नी मेरे छोटे बेटे के साथ तीर्थ यात्रा पर गई है और तब से हमारी बहू ही हमारा घर संभाल रही है। आमतौर पर मैं इससे अपने पैरों की मालिश नहीं करवाता, लेकिन मेरा नौकर, कैसा धोखा दिया उसने हमें। अब मैं आपको मुद्दे की बात बताता हूँ। आप लोगों ने यहाँ आकर बड़ी मेहरबानी की है, इसलिए मैं आपका कीमती समय नष्ट नहीं करूँगा। कल रात मेरे घर में ऐसी घटना हुई है जैसी आज तक कभी नहीं हुई। इस शहर में गहनों की मेरी 5 दुकानें हैं। मेरा कारोबार काफ़ी अच्छा चल रहा है और हमारी सालाना आमदनी 20 से 30 लाख रुपए के बीच होती है। हमारे पास बहुत सारे पुराने और वफादार कर्मचारी हैं। जब मेरी सेहत ठीक रहती है तो मैं कारोबार संभालता हूँ। पिछले 2 सालों से मणि ने भी हमारे कारोबार को संभालना शुरू कर दिया है। बम्बई, मद्रास और दिल्ली के कई मशहूर जौहरियों के साथ हमारे व्यापारिक संबंध हैं। कभी वो हमसे कीमती रत्न खरीदते हैं तो कभी हम उनसे खरीदते हैं। इसके अलावा सामान्य ग्राहक भी हैं जिनको हम अपना माल बेचते हैं। कहने का मतलब ये है कि राजा रानियों से लेकर आम इंसान तक सभी लोग हमारे ग्राहकों में शामिल हैं। करीब 1 महीना पहले एक बहुत ही प्रतिष्ठित जौहरी रामदास चौकसी दिल्ली से मुझसे मिलने आए थे। उनके पास राजस्थान के किसी राज परिवार की बेटी की शादी के लिए करीब 10 लाख रुपए के जेवरों का ऑर्डर था। वो सारे जेवर खुद बनाने में समर्थ नहीं थे, इसलिए उन्होंने मेरे पास आकर कहा कि मैं उनके लिए हीरे का एक हार बना दूं। हार का डिज़ाइन और मोतियों और मणियों का चयन कर लिए जाने के बाद उसकी कीमत 57,000 रुपये तय हुई। हमको उस हार को 1 महीने के अंदर तैयार करके उसे रामदास के पास पहुंचाना था। हार समय पर तैयार हो भी गया। मेरी पूरी इच्छा थी कि मैं खुद दिल्ली जाकर हार को उन्हें सौंप दूं, लेकिन पिछले मंगलवार से मेरे पैर का दर्द काफ़ी बढ़ गया, जिससे मुझे काफ़ी तकलीफ हो रही थी। अब इतनी महंगी कीमत वाले गहने को पहुंचाने के लिए मैं किसी कर्मचारी पर यकीन नहीं कर सकता था। इसलिए ये तय हुआ कि मेरे बदले मणिमय वहाँ जाएगा। उसे आज यहाँ से रवाना होना था। पिछले कुछ दिनों से मैं घर से बाहर नहीं आ जा पा रहा था, इसलिए सारा काम मणि ही संभाल रहा था। हार को बड़ी दुकान की तिजोरी में रखा गया था। कल मणि उसे अपने साथ घर ले आया था। अब कुछ बातें मैं अपने घर के बारे में बता दूं। मेरी पत्नी मेरे छोटे बेटे हिरणमय के साथ दक्षिण में तीर्थ यात्रा के लिए गई हुई है। फिलहाल घर में मणिमय, मेरी बहू और मैं ही हैं। 2 नौकर, 1 रसोइया, 1 ड्राइवर और मेरा निजी सेवक भोला अपने अपने क्वार्टरों में पहली मंजिल पर रहते हैं। फिलहाल में कुल मिलाकर यही लोग घर में हैं। कल शाम को जब मणि हार लेकर घर आया तो मैं ठीक इसी जगह कुर्सी पर बैठा था। मेरा निजी सेवक भोला मेरे पैरों की मालिश कर रहा था। मणि ने हार मुझे देते हुए कहा, बाबा, ये रहा आपका हार। मैंने भोला को वहाँ से जाने के लिए कहा। फिर डिब्बा खोलकर हार को देखा। सब कुछ एकदम ठीक था। फिर मैंने बहू को बुलाकर कहा कि उसे अच्छी तरह कपड़े में लपेटकर उसकी सिलाई कर दे। वो कपड़ा लेकर आई और यहीं बैठकर उसने पार्सल को बड़ी सफाई से सिलकर तैयार कर दिया। ब्योमकेश अभी तक उनकी सारी बातें बड़े ध्यान से सुन रहे थे। अचानक उन्होंने सवाल किया, बीच में टोकने के लिए माफ़ कीजिएगा, लेकिन क्या आप मुझे बताएंगे कि हार का डिब्बा कितना बड़ा था? रसमय ने अनिश्चय से इधर उधर देखा। कितना बड़ा? ज्यादा बड़ा नहीं था, शायद। अपने पिता को हिचकिचाते देख मणि ने किताबों की अलमारी से एक किताब निकाली और उसे व्योमकेश के हाथ में रख दिया। जी, वो डिब्बा लगभग इस आकार का था, उसने बताया। हाँ, करीब इतने ही आकार का था, रसमय ने कहा। असल में वो डिब्बा मगरमच्छ के चमड़े से बना था और उसके अंदर मखमल के खाने बने हुए थे। मैं समझ गया। अब आगे बताइए, व्योमकेश ने कहा। रसमय ने फिर से कहना शुरू किया। उसके बाद मणि ने चाय पी और वो क्लब चला गया। मैं गहने का डिब्बा उठाकर अपने ऑफिस वाले कमरे में चला गया। यहीं अगले कमरे में मेरा एक छोटा सा ऑफिस है
जब मुझे घर में रहकर काम करना होता है तो मैं उसी कमरे का इस्तेमाल करता हूँ। वहाँ एक बड़ी सी टेबल है, सारे ज़रूरी कागजात उसके एक ड्रॉर में रखे जाते हैं। मैंने हार के डिब्बे को उसी ड्रॉर में रख दिया। वैसे हमारे घर में एक लोहे की तिजोरी भी है, लेकिन उसकी चाबियाँ मेरी पत्नी अपने साथ ले गई है। मेरी गलती ये हुई कि मैंने इतने कीमती गहने को एक बिना ताले वाली दराज में रख दिया। लेकिन जिस तरह हमारे घर का कामकाज होता है उसे देखते हुए चिंता करने जैसी कोई बात थी भी नहीं। नौकर नीचे वाली मंजिल पर ही रहते हैं और जब तक उन्हें बुलाया ना जाए वो कभी ऊपर नहीं आते। बाहरी लोग हमारे घर में शायद ही कभी आते हैं, इसीलिए मुझे एक बार भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि यहाँ से कोई चीज़ चुराई भी जा सकती है। रात को करीब 9 बजे मैंने खाना खाया। आमतौर पर हम लोग खाना पहली मंजिल पर खाते हैं, लेकिन जब से मेरा दर्द बढ़ा है बहू मेरा खाना ऊपर ले आती है। खाना खाने के बाद मैंने थोड़ी देर एक किताब पढ़ी। तब तक बहू भी खाना खा चुकी थी। मणि आमतौर पर क्लब से देर से घर आता है, इसलिए बहू उसका खाना लेकर अपने सोने के कमरे में चली गई। रात को 10 बजे मैंने भोला को बुलाने के लिए घंटी बजाई। उसके बाद मैं बिस्तर पर चला गया। शरीर में दर्द होने के कारण जब तक कोई मेरे जोड़ों की मालिश न कर दे तब तक मुझे नींद नहीं आती। भोला ये काम नियमित तौर पर करता है। वो यहाँ से तभी जाता है जब मैं सो जाता हूँ। भोला बहुत ही कुशल सेवक है। वो मेरे साथ पिछले 4.5 सालों से है। मेरे जूतों की पॉलिश, मेरी मालिश, कपड़ों पर इस्त्री वगैरह करना, ऐसे सारे काम वही करता है। कल रात बहुरानी ने इस मंजिल का गेट खोला और भोला ने अंदर आकर मेरी मालिश करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे मुझे नींद आ गई। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता कि वो यहाँ से किस समय गया। अचानक मणि की आवाज़ सुनकर मैं जाग गया। वो मेरे ऊपर झुककर मुझे आवाज़ दे रहा था, बाबा बाबा। मैं चौंक कर उठा और मैंने पूछा, क्या हुआ मणि? मणि ने पूछा, आपने हार कहाँ रखा था? मेज़ की ड्रॉअर में। क्या हुआ? वो वहाँ पर नहीं है। मैं जल्दी जल्दी मेज़ के पास गया और मैंने झटके से ड्रॉअर खोला। हार का डिब्बा वहाँ पर नहीं था। मैंने सारी ड्रॉअर्स को उलट पलट कर देखा, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिला। उस वक्त आप मेरे मन की दशा की कल्पना कर सकते हैं। मैंने मणि से पूछा, इतनी देर से तुम्हें ये बात कैसे सूझी कि डिब्बा गायब हो गया है? व्योमकेश ने इशारे से रसमय की बात बीच में ही रोक दी। फिर उसने पूछा, उस समय क्या टाइम हुआ था? करीब आधी रात हो चुकी थी। व्योमकेश ने कहा, आधी रात को तुम इस बात के प्रति इतने सचेत थे कि हार चोरी हो गया? ये बात मुझे थोड़ी जम नहीं रही, जरा मुझे विस्तार से बताओ। मणिमय अब थोड़ा असहज दिखाई देने लगा। उसने अपने पिता पर एक उड़ती नज़र डाली और झिझकते हुए बोला, पिछली रात मुझे क्लब से लौटने में थोड़ी देर हो गई थी। दरअसल ब्रिज का खेल चल रहा था और मैं... ये क्लब कहाँ है? उसका नाम क्या है? व्योमकेश ने पूछा। उसे स्पोर्ट्स क्लब कहते हैं। वो मेरे घर के नज़दीक ही है, सिर्फ 5 मिनट की पैदल दूरी पर। उसमें सभी तरह की खेल सुविधाएं मौजूद हैं, ताश, शतरंज, टेनिस, बिलियर्ड्स और भी कई तरह की चीज़ें। कल रात ब्रिज का खेल काफ़ी देर तक चला। क्या तुम क्लब पैदल जाते हो? जी हाँ, वो इतना नज़दीक है कि मैं पैदल ही चला जाता हूँ। कल रात जब मैं क्लब से निकला उस समय 11:15 बजे थे। आसपास कोई भी आदमी नहीं था। हमारे घर के ठीक सामने एक लैंप पोस्ट है। अभी मैं अपने घर से करीब 40 गज की दूरी पर था तो मैंने महसूस किया कि सारी दुकानें बंद थीं और एक आदमी मेरे घर के मेन गेट पर खड़ा था। उस आदमी ने शायद मेरे पैरों की आवाज़ सुन ली और उसने मेरी तरफ मुड़कर देखा। उसके बाद वो फौरन घर के अंदर चला गया। दूर से देखने पर मुझे ऐसा लगा कि शायद वो हमारा नौकर भोला था। जब मैं घर पहुंचा तो मैंने देखा कि दरवाज़ा खुला हुआ था। बाकी दिनों में मैं लगभग 10 या 10:30 बजे तक घर वापस आता था, लेकिन मेरे आने से पहले ही दरवाज़ा बंद कर दिया जाता था। आज वो बंद नहीं था। एक आशंका ने मेरे मन को कचोटना शुरू कर दिया। घर के अंदर आकर मैंने दरवाजे को अंदर से बंद किया और सीढ़ियों से ऊपर चला गया। पहली मंजिल पर सारे नौकर सोए हुए थे और वहाँ सन्नाटा था। जब मैं दूसरी मंजिल पर पहुंचा तो मेरी पत्नी ने दरवाज़ा खोला। शायद आपने ध्यान दिया हो कि इस मंजिल के दरवाज़ों में विदेशी हैंडल युक्त वाले येल ताले लगे हुए हैं। अगर ये दरवाजे बंद हो जाते हैं तो उनमें अपने आप अंदर से ताला बंद हो जाता है और बिना चाबी लगाए उन्हें बाहर से नहीं खोला जा सकता। मैंने अपनी पत्नी को बताया कि मैंने घर के मेन गेट पर एक आदमी को खड़ा देखा था। तब उसने मुझे बताया कि उसने भी उस आदमी को देखा था। व्योमकेश ने मणिमय की पत्नी की ओर मुड़कर देखा। आपने भी उसे देखा था? वो कुछ बेचैन नजर आई और फिर थोड़ा शर्मा गई। फिर उसने हल्की आवाज़ में रुक रुक कर बताना शुरू किया। पिछली रात वो क्लब से वापस लौट रहे थे। मैं खिड़की के पास खड़ी थी।
कुछ पल बाद मैंने अचानक देखा कि कोई आदमी हमारे घर के ठीक सामने फुटपाथ पर खड़ा हुआ था। मैं उसे ठीक से देखने के लिए आगे झुकी, लेकिन देख नहीं पाई। फिर वो आदमी गायब हो गया। मुझे ऐसा लगा कि वो आदमी घर के अंदर आया था। उसी समय मैंने अपने पति को क्लब से वापस आते देखा। वो आदमी उन्हें देखने के बाद फौरन घर के अंदर आकर गायब हो गया था। फिर मैंने अपने पति के अंदर आने के लिए दरवाज़ा खोल दिया। क्या तुमने उस आदमी को पहचाना? व्योमकेश ने पूछा। जी नहीं, इतनी ऊंचाई से मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई थी, लेकिन मैंने अंदाज़ा लगाया कि शायद वो घर का कोई नौकर रहा होगा। अब मणिमय ने कहा। अपनी पत्नी की बात सुनने के बाद मेरा शक बढ़ गया। मैं शाम को हार लेकर घर आया था और बाबा ने उसे ज़रूर मेज़ की दराज में रखा होगा, क्योंकि माँ अलमारी की चाबियाँ अपने साथ लेकर गई थी। मैं दबे पांव बाबा के ऑफिस वाले कमरे में गया, बत्तियाँ जलाईं और दराज में रखी चीज़ों को चेक किया। हार का डिब्बा वहाँ नहीं था। मैंने आसपास दूसरी जगहों पर भी खोजा जहाँ बाबा ने संभवतः उसे रखा हो। जब वो मुझे कहीं भी नहीं मिला तो मैं हिल गया और इसीलिए मैंने बाबा को जगा दिया। अब रसमय ने बोलना शुरू किया। जब हम पूरी तरह आश्वस्त हो गए कि हार वाकई चोरी हो गया है तो मेरा सारा शक भोला पर गया। ज़रा इसके बारे में सोच कर देखिए। यहाँ सारे दरवाज़ों में ये लॉक लगे हुए हैं। यहाँ से बाहर जाना तो आसान है, लेकिन अंदर नहीं आया जा सकता। रात 10 बजे के बाद सिर्फ भोला ही था जो उस समय हमारी मंजिल पर मौजूद था। वो शायद रात को 11:15 बजे उठा और दराज से हार को निकालकर नीचे चला गया। अवश्य ही उसने अपने साथी को दरवाजे के बाहर उसका इंतजार करने के लिए कहा होगा। व्योमकेश ने मणिमय से पूछा, क्या तुमने सिर्फ एक ही आदमी को देखा था? जी हाँ, वहाँ आसपास कोई दूसरा आदमी नहीं था। और तुमने? व्योमकेश ने मणिमय की पत्नी से पूछा। उसने जवाब दिया, मैंने भी बस एक ही आदमी को देखा था। अच्छा, फिर आपने क्या किया? व्योमकेश ने रसमय से सवाल किया। रसमय ने उत्तर दिया, आधी रात से ज़्यादा समय हो चुका था। मैंने और मणि ने इस मामले पर चर्चा की और फिर थाने में फ़ोन कर दिया। मणि नीचे जाकर दरवाजे की सीढ़ियों पर खड़ा हो गया ताकि कोई घर के बाहर न जा सके। सौभाग्य से अमरेश बाबू उस समय थाने में मौजूद थे। मेरा फ़ोन सुनते ही वो तुरंत 3-4 सिपाहियों को लेकर यहाँ पहुँच गए। सारे कमरों की अच्छी तरह से तलाशी ली गई। सारे नौकर सो रहे थे, भोला भी सो रहा था। पुलिस ने ऊपर से नीचे तक खूब खोजा, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। फिर अमरेश बाबू ने भोला से पूछताछ की। भोला ने स्वीकार किया कि वो सचमुच नीचे गया था। मेरे सो जाने के बाद करीब 11 बजे वो पहली मंजिल पर गया था। दूसरे नौकर तब तक सो चुके थे। भोला भी बिस्तर पर लेट गया, लेकिन उसे नींद नहीं आई, इसलिए वो ताज़ा हवा खाने बाहर चला गया। उसे नहीं पता था कि मणिमय तब तक क्लब से नहीं लौटा था। जैसे ही वो बाहर जाकर फुटपाथ पर खड़ा हुआ, उसने मणि को वापस आते देखा, इसलिए वो जल्दी से भागकर अंदर आया और अपने कमरे में जाकर सो गया, क्योंकि हमारे यहाँ नौकरों को देर रात बाहर जाने की अनुमति नहीं है। कुल मिलाकर उसका यही बयान है। उसका कहना है कि वो हार के बारे में कुछ नहीं जानता। और हाँ, अमरेश बाबू की पूछताछ में ये बात भी सामने आई कि भोला के 2 भाई और हैं जो कलकत्ता के मच्छो बाजार इलाके में रहते हैं। भोला की उनसे ज़्यादा मुलाकात नहीं होती, लेकिन जब उसके पास कोई खास काम नहीं होता तो वो कभी कभार उनसे मिलने चला जाता है। अमरेश बाबू के साथ आए पुलिस वालों ने घर के बाहर, सड़क के किनारे पर भी हर एक इंच की जांच कर ली, लेकिन उनको भी कुछ नहीं मिला। तब तक सुबह हो चुकी थी और इसीलिए इंस्पेक्टर अमरेश बाबू एक सिपाही को यहाँ छोड़कर वापस चले गए। उन्होंने भोला को चेतावनी दी है कि अगर वो घर छोड़ने की कोशिश करेगा तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अमरेश बाबू एक योग्य ऑफिसर हैं और अपनी जांच में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन मैं हाथ पर हाथ रखकर खामोश नहीं बैठ सकता था, इसीलिए मैंने आपसे संपर्क किया। मेहरबानी करके मुझे मेरा हार वापस दिलवा दीजिए। ये काम सिर्फ आप ही कर सकते हैं व्योमकेश बाबू। व्योमकेश ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, आपको मेरी योग्यताओं पर कुछ ज़्यादा ही भरोसा है। मैं भी उम्मीद करता हूँ कि आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूँगा। क्या भोला अभी घर में ही है? जी हाँ। तो ठीक है, उसे यहाँ बुला दीजिए, मैं उससे पूछताछ करना चाहता हूँ। जी अवश्य। कुछ मिनटों में भोला वहाँ उपस्थित हो गया। वो बांस जैसा लंबा और दुबला पतला था और उसकी आयु करीब 40 साल रही होगी। उसकी आंखों में डर का कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन वो रह रहकर चौकन्ना हो उठता था। तुम्हारा नाम क्या है? व्योमकेश ने उससे पहला सवाल किया। भोलानाथ दास। कहाँ के रहने वाले हो? मिदनापुर जिला। कलकत्ते में कब से हो? करीब 15 साल से। मुझे पता चला है कि शहर में तुम्हारे 2 भाई भी रहते हैं। जी हाँ, वो दोनों मच्छो बाजार के एक घर में साथ साथ रहते हैं। तुम उनके साथ क्यों नहीं रहते? जी, मैं जहाँ नौकरी करता हूँ वहीं रहता हूँ।
क्या तुम्हारे भाइयों के साथ तुम्हारी पटती नहीं है? उनके साथ मेरा कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन वो दोनों पढ़े लिखे हैं जबकि मैं अनपढ़ हूँ। क्या करते हैं वो दोनों? बड़ा वाला डाक विभाग में नौकरी करता है और छोटा वाला निगम में सफाई कर्मचारी है। तुम्हारी शादी नहीं हुई? जी हुई थी, लेकिन मेरी पत्नी की मौत हो गई। इस घर में तुम कब से काम कर रहे हो? 1.5 साल से। इससे पहले कहाँ थे? मैं कई जगहों पर काम कर चुका हूँ। किस तरह का काम करते हो? नौकर का काम श्रीमान। इसके अलावा मुझे और कोई काम आता ही नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं था कि अनपढ़ होने के बावजूद भोला बेवकूफ़ बिल्कुल नहीं था। उसके अंदर इतनी चालाकी थी जो किसी आदमी को खुली किताब की तरह पारदर्शी होने की छाप छोड़ने लायक बना सकती है। व्योमकेश ने फिर से अपनी बात शुरू की। सब लोगों को तुम्हारे ऊपर शक है कि हीरे का हार तुमने ही चुराया है। भोला ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और शांत स्वर में बोला, लेकिन श्रीमान, मैंने तो हार को देखा तक नहीं था। लेकिन जब मणिमय बाबू ने डिब्बा लाकर रसमय बाबू को दिया तो उस समय तुम उनके पैरों की मालिश कर रहे थे। मैंने उन्हें डिब्बा लाते जरूर देखा था, लेकिन मुझे ये थोड़ी पता था कि उसके अंदर क्या है। लेकिन तुम अंदाजा तो लगा ही सकते थे। उस वक्त तो जरूर, जब उन्होंने डिब्बा खोलने से पहले तुम्हें वहां से चले जाने का आदेश दिया। जी नहीं, मैंने कोई अंदाजा नहीं लगाया था। क्या तुम कल शाम को घर से बाहर गए थे? अब भोला की आंखों में थोड़ी बेचैनी नजर आई, लेकिन उसने गंभीरता से कहा, जी हाँ, मैं घर से बाहर गया था। मुझे एक तौलिया खरीदना था, इसीलिए मैं मैडम की इजाज़त से बाहर गया था। व्योमकेश ने युवती की तरफ देखा, जिसने हाँ में सिर हिला दिया। तुम कितनी देर तक घर से बाहर थे? करीब 1 घंटा। तौलिया खरीदने में तुम्हें 1 घंटा लग गया? जी नहीं, लेकिन वापस आने से पहले मैं थोड़ी देर इधर उधर घूम रहा था। क्या तुम वहाँ किसी से मिले थे? जी नहीं। क्या तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है? मेरे कुछ जानने वाले हैं, लेकिन मेरा कोई दोस्त नहीं है। अच्छा, क्या तुमने कल रात खाना खाने के बाद रसमय बाबू के पैरों की मालिश की थी? जी हाँ, वो काम तो मैं रोज़ ही रात को करता हूँ। तुम उनके साथ कल रात कितने बजे तक थे? मैंने टाइम नहीं देखा, लेकिन शायद 11 बजे होंगे। जब तुम नीचे पहली मंजिल पर गए, क्या उस समय कोई और नौकर जाग रहा था? नहीं, वो सब सो रहे थे। सारे के सारे? जी हाँ, सब सो रहे थे। ये तो बड़ी अजीब बात है। खैर, उसके बाद तुमने क्या किया? क्या तुम सोने गए? जी हाँ। तो फिर तुम आधी रात को गली में खड़े होकर क्या कर रहे थे? मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए मैं नीचे चला गया था। मैंने सोचा कि थोड़ी देर ताज़ी हवा खाने से शायद मुझे नींद आ जाएगी। फुटपाथ पर तुम कितनी देर खड़े रहे? मुश्किल से 2-3 मिनट। मुझे पता नहीं था कि छोटे मालिक क्लब से आए नहीं हैं। जैसे ही मैंने उनको आते देखा तो मैं भागकर अंदर चला आया। क्या तुमने मेन गेट को अंदर से बंद किया? नहीं, क्योंकि मैंने देख लिया था कि मालिक घर की तरफ ही आ रहे थे। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। उसके जाने के बाद व्योमकेश ने धीमे स्वर में कहा, ये आदमी काफ़ी चालाक लगता है, लेकिन अगर वाकई चोरी इसी ने की है और इसका कोई साथी है तो उसने ये अपराध करने से पहले उससे संपर्क जरूर किया होगा, वरना इस तरह से हार कैसे गायब हो सकता है? जी हाँ, ये बात तो सही है, रसमय बाबू ने कहा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और पुलिस की वर्दी पहने एक व्यक्ति अंदर आया। ये इंस्पेक्टर अमरेश था। उसने अंदर आकर कहा, मैं मच्छो बाजार में उस जगह गया था जहाँ भोला के भाई रहते हैं। तभी उसकी नज़र हमारे ऊपर पड़ी। ओहो, व्योमकेश बाबू, आप भी इस केस की तहकीकात में शामिल हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। व्योमकेश ने उनसे पूछा, तो आपने उस जगह को खोज लिया जहाँ भोला के भाई रहते हैं? क्या आपको वहाँ से कुछ मिला? जी नहीं, कुछ भी नहीं। उसके दोनों भाई काम पर गए थे और उनकी पत्नियां घर में थीं। मैंने काफ़ी अच्छी तरह से जांच की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। व्योमकेश ने अगला सवाल किया, तो आपको ये संदेह है कि भोला की इसमें अपने भाइयों के साथ मिली भगत हो सकती है और तीनों ने मिलकर ये काम किया है? भाइयों के अलावा भी कोई हो सकता है, लेकिन कोई ना कोई साथी तो ज़रूर है, वरना भला ऐसे हार कैसे गायब हो जाएगा? लेकिन मणिमय बाबू और उनकी पत्नी ने तो किसी को भी नहीं देखा। हो सकता है भोला का साथी मणिमय और उनकी पत्नी के भोला को देखने से पहले ही लूट का माल लेकर चंपत हो गया हो, इंस्पेक्टर ने कहा। लेकिन मणिमय बाबू की पत्नी काफ़ी देर से खिड़की पर खड़े होकर सड़क को देख रही थी। अगर कोई सहायक सचमुच आया होता तो क्या उन्होंने देखा नहीं होता? व्योमकेश ने कहा। अमरेश बाबू ने थोड़ा हैरानी से कहा, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि भोला अपराधी नहीं है? जी नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा। मैं सिर्फ एक संभावना व्यक्त कर रहा हूँ। खैर, अब मैं चलता हूँ। अगर मैं कोई हल सोच सका तो फिर वापस आऊँगा, व्योमकेश ने रसमय बाबू से कहा और हमने वहाँ से विदा ली।
घर पहुंचने के बाद मैंने उससे पूछा, तुम्हारा संदेह किसके ऊपर है? असल में तो मैं उन तीनों को ही संदिग्ध मानकर चल रहा हूं। तीनों? तीनों कौन? मैंने पूछा। भोला, मणिमय और उसकी पत्नी। इतना कहकर व्योमकेश स्नान करने चले गए। मैं उनके शब्दों पर विचार कर रहा था। वाकई मौके के लिहाज से वे तीनों ही संदेह के दायरे में आ रहे थे। उनमें से हरेक के लिए ये संभव था कि वो रसमय की मेज की दराज से हार को निकाल पाएं। लेकिन भला उद्देश्य क्या होगा? अमीर लोगों के लड़के निरपवाद रूप से नकदी की कमी से जूझते रहते हैं। हो सकता है उसे क्लब में जुआ वगैरह खेलने की लत हो और वो कर्जे में डूबा हो और ये सब अपने पिता को बताने से डरता हो। और मणिमय की पत्नी, उसके चेहरे पर भी तनाव और बेचैनी की लकीरें तो साफ दिखाई दे रही थीं। आभूषणों की चाहत में कोई भी औरत आसानी से विचलित हो सकती है, लेकिन अपराधी तीनों में से चाहे जो भी हो, वो लूट के माल को इतनी आसानी से हजम करने में भला कैसे सफल हो गया? दोपहर की चाय पीने के बाद अचानक व्योम ने मुझसे कहा, चलो थोड़ी सैर करने चलते हैं अजीत। कहाँ जाना चाहते हो? मैंने पूछा। रसमय बाबू के घर के सामने वाली सड़क की पटरी पर। मैंने अभी उसकी बारीकी से जांच नहीं की है। वहां पहुंचने में हमें 20 मिनट लगे। वहां पहुंचकर व्योम ने अपने आसपास देखना शुरू कर दिया। घर के मुख्य प्रवेश द्वार के दोनों तरफ बनी दुकानें उस समय खुली हुई थीं। एक में होम्योपैथिक दवाएं बिकती थीं और दूसरे में घड़ियां। बाकी 2 दुकानों में सिले हुए कपड़े बिकते थे। हर दुकान में ग्राहकों की भीड़ लगी हुई थी। फुटपाथ पर भी पैदल यात्री आ जा रहे थे। रसमय बाबू के घर की दूसरी मंजिल से गली की तरफ 4 खिड़कियां खुलती थीं। उन्हीं में से किसी एक पर खड़े होकर मणिमय की पत्नी बाहर देख रही होगी। तभी मैंने देखा कि व्योमकेश अचानक रुककर रसमय बाबू के घर के मुख्य द्वार की ओर टकटकी लगाकर देख रहे थे। उसका कारण ये था कि उसी समय मणिमय अपने घर से बाहर निकल रहा था। उसने एक धोती और कमीज पहनी हुई थी और उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसने मुख्य द्वार के ठीक आगे दीवार में कसे गए पोस्ट बॉक्स में एक पत्र डाला और अपने घर वापस जाने लगा। कैसे हैं मणिमय बाबू? किसे पत्र लिख रहे हैं? अचानक व्योमकेश को अपने पीछे खड़ा पाकर वो चौंक पड़ा। फिर हमारी तरफ मुड़कर विनम्रता से बोला, मैं ठीक हूँ, आप बताइए, कोई समाचार? मेरा समाचार तो इंतजार कर लेगा, पहले ये तो बताइए कि आपने पत्र किसे लिखा है? जी, मैंने माँ को खबर भेजी है और उनको जल्दी घर वापस आने के लिए कहा है, लेकिन पत्र आज नहीं जा पाएगा। आज की डाक पहले ही निकल चुकी है। अब मुझे कल सुबह तक की निकासी की प्रतीक्षा करनी होगी। लेकिन आप लोग अपनी खबर बताएं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके पास कोई ना कोई अच्छी खबर होगी। व्योमकेश ने मुस्कुराते हुए कहा, जब मैं अपने घर से चला था उस समय तो मेरे पास कोई खबर नहीं थी, लेकिन अब मेरे पास कुछ अच्छी खबर जरूर है। क्या वाकई? क्या आप जानते हैं कि हार कहाँ है? बिल्कुल जानता हूँ। उसके बारे में मैं सब कुछ आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल मुझे कोई बहुत जरूरी काम करना है। अजीत, तुम एक काम करो, तुम ऊपर चले जाओ और रसमय बाबू को मेरी तरफ से कह देना कि उन्हें उनका हार कल सुबह मिल जाएगा। मैंने ऊपर जाकर व्योमकेश का संदेश उनको सुनाया और फिर अपने घर चला गया। व्योमकेश अभी तक वापस नहीं लौटे थे। करीब 1 घंटे के बाद वो वापस आए। मैंने उनसे पूछा, तुम कहाँ चले गए थे? मैं थाने गया था। मुझे अमरेश बाबू से कुछ काम था। क्या काम था? बहुत ज़रूरी काम था। चलो अब जल्दी से खाना खाकर सो जाओ, हमें कल सुबह बहुत जल्दी उठना होगा। जब मैंने ये महसूस किया कि मेरे प्रश्नों का जवाब देने का उनका कोई इरादा नहीं है, तो मैं खड़ा हो गया। खाने की मेज पर सत्यवती ने मेरे चेहरे पर एक दृष्टि डालने के बाद पूछा, क्या बात है, इतने उखड़े उखड़े क्यों लग रहे हो? मैंने खीज भरे स्वर में उत्तर दिया, ये जो तुम्हारा पति है ना, नालायक एक कछुआ है ये। सत्यवती ने अपनी मुस्कान छिपाते हुए कहा, अच्छा जी, इतने सारे जानवर हैं, उनमें से सिर्फ कछुआ ही क्यों? क्योंकि कछुए कुछ बात नहीं करते, इसलिए। जैसे ही उसे मेरी झल्लाहट का कारण समझ में आया, उसकी आंखें हमदर्दी से भर गईं। खाना खाने के बाद हम लोग सोने चले गए। अगली सुबह व्योमकेश ने मुझे सूर्योदय से पहले ही जगा दिया। चाय तैयार थी। हमने जल्दीबाजी में चाय पी और फिर चल दिए। कुछ देर बाद मुझे समझ में आया कि हम रसमय बाबू के घर की तरफ जा रहे थे। मैंने व्योमकेश से पूछा, इतनी सुबह सुबह हम वहाँ क्यों जा रहे हैं? उसने मुस्कुराते हुए कहा, रसमय बाबू की दीवार में जो पोस्ट बॉक्स लगा हुआ है, उसमें सुबह की पहली डाक सुबह 5 बजे निकलती है। मैं चाहता हूँ कि आज सुबह जब उस बॉक्स को खोला जाए तो हम वहीं रहें। मेरे दिमाग की कुछ बत्तियां जली तो जरूर, लेकिन बात पूरी तरह से समझ में नहीं आई। इससे पहले कि मैं कुछ पूछता,
व्योमकेश ने हाथ के इशारे से मुझे चुप रहने को कहा और बोले, धैर्य रखो मेरे दोस्त, धैर्य। कुछ अन्य गलियों और छोटे रास्तों से होते हुए हम उनके घर के सामने जाकर खड़े हो गए। 2 और लोग सादे कपड़ों में ऐसी जगह पर खड़े थे जहां शायद ही किसी की नजर जाती हो। व्योमकेश ने फुसफुसाते हुए उनके साथ बात की। फिर हम गली और सड़क के जोड़ पर खड़े हो गए जहां हमें कोई भी देख सकता था। 5 बजने में 10 मिनट बाकी थे। गलियों में लोगों की आवाजाही अभी शुरू नहीं हुई थी। रस्मे बाबू के घर में भी अभी अंधेरा था। हाँ, उनके घर के मुख्य द्वार पर रोशनी थी जो सड़क पर लगी स्ट्रीट लाइट की वजह से आ रही थी। दरवाजे के ठीक आगे गहरे लाल रंग का पोस्ट बॉक्स था जो अनगिनत इश्तेहारों से पटा पड़ा था। उसे देखकर कोई भी शायद ही जान सकता कि वहां कोई पोस्ट बॉक्स भी था। जैसे ही 5 बजे एक आदमी चुपचाप पोस्ट बॉक्स के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने खाकी वर्दी पहनी थी और उसके कंधों पर 2 बड़े बड़े थैले थे। थैलों को उसने फुटपाथ पर रख दिया और जेब से चाबियों का एक बड़ा सा गुच्छा निकालकर पोस्ट बॉक्स खोलने लगा। व्योमकेश का संकेत मिलते ही हम दबे पांव उस आदमी की तरफ बढ़े। जैसे ही हम गली से निकलकर सड़क पर आए तो मैंने देखा कि 4 और लोग भी जोड़ों में पोस्टमैन की तरफ बढ़ रहे थे। अवश्य ही वो पुलिस वाले थे, लेकिन सादे लिबास में। उस आदमी ने अभी पोस्ट बॉक्स खोला ही था कि हम उसके पास पहुंच गए। जब उसने हम 8 को उसके चारों तरफ घेरा बनाते देखा तो वो थोड़ा घबरा गया। खुले हुए पोस्ट बॉक्स से अपनी पीठ सटाकर पीछे मुड़कर उसने हमारी तरफ देखा और बोला, आप लोग कौन हैं? आपको क्या चाहिए? व्योमकेश ने सख्ती भरे स्वर में पूछा, क्या तुम्हारा नाम भूतनाथ दास है? और क्या तुम भोला के बड़े भाई हो? भूतनाथ के चेहरे का रंग उड़ गया। आप लोग कौन हैं? अमरेश बाबू ने कर्कश स्वर में कहा, पुलिस। फिर उन्होंने आगे बढ़कर भूतनाथ के कंधे को सख्ती से पकड़ लिया। बस भूतनाथ का हौसला टूट गया और वो जोर से चिल्लाते हुए बोला, अरे भोला मेरे भाई, तूने मुझे कहाँ लाकर फंसा दिया? ये मेरी तो नौकरी ही चली जाएगी। ये लोग मुझे जेल में सड़ा सड़ा कर मार डालेंगे। जैसे ही उसने चीखना बंद किया, अमरेश बाबू ने उसे कंधे से थोड़ा हिलाया और पूछा, चोरी वाला माल कहाँ है? जल्दी बाहर निकालो। मैंने तो उस पाप के पुतले को हाथ भी नहीं लगाया है साहब, वो पोस्ट बॉक्स में ही पड़ा है। मैं हैरान रह गया। चोरी की रात से लेकर आज सुबह तक वो हार रस्मे बाबू के घर की दीवार में लगे पोस्ट बॉक्स के अंदर पड़ा रहा था। चल बाहर निकाल उसे, अमरेश बाबू ने गरजते हुए आदेश दिया। भूतनाथ ने खड़े होकर पोस्ट बॉक्स की तरफ रुख किया। वो अनगिनत पत्रों से भरा पड़ा था। उसने अंदर हाथ डालकर एक बड़ी किताब के आकार का पार्सल निकाला। ये बिल्कुल ठीक वैसा ही था जैसा कि नमूने के तौर पर हमें ऊपर दिखाया गया था। सफ़ेद कपड़े में लिपटा हुआ और उसके किनारों पर मजबूत सिलाई की गई थी। ये रहा आपका सामान श्रीमान। भगवान जानता है, मैं कसम खाता हूं कि मैंने इसे खोलकर नहीं देखा कि इसके अंदर क्या है। ठीक उसी समय रस्मे बाबू के घर का मुख्य दरवाज़ा खुला। घर के 3 सदस्य दरवाजे पर खड़े थे। सभी अपनी अलसाई आंखों से वो दृश्य देख रहे थे। ये सब क्या हो रहा है? क्या मेरा हार? रस्मे सरकार की बात पूरी होने से पहले ही व्योमकेश ने वो पैकेट अमरेश बाबू से लेकर उनको सौंप दिया। ये रहा आपका हार, पार्सल खोलिए और इसके अंदर रखी वस्तु की जांच कर लीजिए। कुछ ही देर में वहां का सारा मामला निपट गया। उस वक्त सुबह के करीब 9:30 बजे थे जब हम अपने घर पर अपनी बैठक में बैठे चाय का इंतजार कर रहे थे। सत्यवती चाय बनाने गई हुई थी। व्योमकेश बता रहे थे, इस सारे ड्रामे की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर मैंने पहली बार में ही उस पोस्ट बॉक्स को देख लिया होता। तब तो ये मामला 5 मिनट में ही हल हो गया होता। जब मैंने चोरी के बारे में पहली बार सुना तो मैंने 3 लोगों पर संदेह किया था, भोला, मणिमय और उसकी पत्नी। उन्हीं तीनों में से कोई एक अपराधी था। ये भी संभव था कि 3 में से 2 लोग आपस में मिले हुए हों। वो मणिमय और भोला हो सकते थे या फिर मणिमय और उसकी पत्नी। मणिमय की पत्नी और भोला के बीच मेल को शायद नकारा जा सकता था, लेकिन वो चाहे जो भी रहा हो, परेशान करने वाली बात थी उस हार का गायब हो जाना। चोरी का पता चलने के 1 घंटे के अंदर ही पुलिस ने घर की दोनों मंजिलों की तलाशी ले डाली थी और उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। भोला ही अकेला वो आदमी था जो उस रात घर से बाहर गया था, लेकिन वो दरवाजे पर ही खड़ा था और कहीं दूर नहीं गया था। वो किसी से मिला भी नहीं था। तो अगर भोला ने वाकई हार चुराया होता तो वो उसका क्या करता? यही प्रश्न मणिमय और उसकी पत्नी पर भी लागू होता था कि उन दोनों ने उस हार का क्या किया होता। अब हालांकि थे तो ये 3 लोग, लेकिन मुख्य शक के घेरे में भोला ही था। जब मणिमय ने हार लाकर अपने पिता को दिया उस समय भोला वहां मौजूद था।
उसने ये अनुमान लगा ही लिया होगा कि डिब्बे में कोई कीमती गहना है। वो तौलिया खरीदने के बहाने उस शाम को बाहर गया था। ये उसकी तरफ से उठाया गया वो पहला कदम था जिसने मेरे मन में सबसे बड़ा शक पैदा किया। अगर अपराध में उसकी किसी बाहरी आदमी के साथ मिली भगत थी तो ये स्वाभाविक था कि वो बाहर जाकर अपराध में भागीदार अपने साथी को सतर्क करता। लेकिन सवाल ये था कि चोरी करने के बाद उसने अपने साथी को वो सामान देने का इंतजाम कैसे किया। सबसे पहले मणिमय पर विचार करते हैं। मान लीजिए कि मणिमय और उसकी पत्नी इस काम में एक साथ थे। उसने 11 बजे घर आकर हार को चुराया होगा और घर छोड़कर दोबारा चला गया होगा। शायद इस बीच उसने उसे कहीं छिपा दिया होगा और फिर अंत में रात को 11:15 बजे वापस आ गया होगा। लेकिन अगर ऐसा होता तो क्या भोला ने कुछ ना कुछ देखा नहीं होता? और अगर देखा होता तो क्या वो केवल उसे अपने तक ही सीमित रखता, वो भी खास तौर से तब जब उसके ऊपर शक किया जा रहा था? तो वो अपने मालिक की पोल जरूर खोल देता। इसी बीच सत्यवती चाय लेकर आ गई। उसने हमें चाय देने के बाद बड़ी गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, ओहो, मैं देख रही हूं कि कछुआ अब अपना सिर निकालकर बातें कर रहा है। व्योमकेश ने उसे घूरते हुए देखा, लेकिन उनकी समझ में कुछ नहीं आया। इस बात से मैं मन ही मन खुश हो उठा, क्योंकि अब मौका मिलने पर मैं इस बात से व्योमकेश को चिढ़ा सकता था। कुछ देर की खामोशी के बाद व्योमकेश ने फिर से बात शुरू की। मणिमय और उसकी पत्नी के बारे में मेरा संदेह सिर्फ इस बात पर आधारित था कि उनके पास चोरी को अंजाम देने का मौका था। मैंने उनके उद्देश्य के बारे में ज्यादा माथापच्ची नहीं की थी। हो सकता था कि मणिमय भारी कर्जे में दबा हो, उसकी पत्नी की भी गहने पर नजर रही होगी, लेकिन उनकी जीवन शैली को देखते हुए मुझे लगा कि उन्हें इस तरह की चोरी करने की कोई जरूरत नहीं थी। रसमय बाबू एक उदार पिता और एक स्नेही ससुर थे। वहां ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसको वो अपने पुत्र या पुत्रवधू को ना दे देते। तो अब सवाल ये था कि कोई अपनी ही चीज की चोरी भला क्यों करेगा? लेकिन भोला जो था वो कुछ दूसरी ही किस्म का इंसान था। उसके पास मकसद और मौका दोनों थे। वो आदमी खास तौर से काफी मक्कार था और काफी चालाक भी। ये भी हो सकता था कि वो इस घर में आने के बाद से ही अपराध की योजना बना रहा हो। उसकी रणनीतियां पहले से ही तैयार थीं। उस रात उसे एक भारी लूट को अंजाम देने का मौका मिल गया। घर में बेशकीमती गहना मौजूद था, लेकिन अलमारी की चाबियां मालकिन अपने साथ लेकर तीर्थयात्रा पर गई हुई थी। भोला और उसका बड़ा भाई इस अपराध में पार्टनर थे। भूतनाथ डाकघर में काम करता था। उसका काम शहर की सारी डाक पेटियों से पत्र लाकर डाकघर में पहुंचाना था। वो बऊ बाजार क्षेत्र का ही इंचार्ज था। उसे दिन में 3 बार डाक पेटियों से डाक इकट्ठी करनी होती थी। भोला ने तौलिया खरीदने के बहाने बाहर जाने की इजाजत मांगी, लेकिन असल में वो अपने भाई भूतनाथ के पास गया था। उसने अपने भाई को पहले से ही बता दिया था कि जब वो कल सुबह अपनी पहली डाक निकालने के लिए जाएगा तो उसे उस पोस्ट बॉक्स में एक पार्सल मिलेगा जिसको वो हाथ नहीं लगाएगा। एक बार जब पुलिस की जांच खत्म हो जाएगी तो वो पार्सल को घर ला सकता है। अब ये तो सभी जानते हैं कि इन पोस्ट बॉक्सों में कोई भी पार्सल नहीं डालता, इसीलिए किसी गलत पार्सल का पीछे छूट जाना कोई समस्या नहीं थी। और फिर ये ऐसा पार्सल था जिसके ऊपर ना तो कोई नाम लिखा था और ना ही पता। भूतनाथ वैसे तो सीधा और सरल आदमी था, लेकिन लालची था और इसी कारण वो इस जाल में फंस गया। पिछली शाम तक मैं अंधेरे में ही अनुमान लगा रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने मणिमय को लेटर बॉक्स में लेटर डालते देखा, सारी बात अच्छी तरह से मेरी समझ में आ गई। भोला ने एक बार बताया था कि उसका एक भाई डाक विभाग में काम करता था। एक ही झटके में मैं समझ गया कि चोर कौन था और उसने चोरी को कैसे अंजाम दिया और लूट का माल कहाँ छिपाया गया था। भोला सीढ़ियों से नीचे आया, पार्सल को पोस्ट बॉक्स में डालकर सीधे ऊपर लौट गया। शायद अपनी सांसों को संयत करने के लिए उसने कुछ मिनट तक बाहर चक्कर भी काटा। उसे इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि मणिमय अभी तक क्लब से वापस नहीं लौटा था, और उसे ये भी नहीं पता था कि उसकी पत्नी ऊपर खिड़की पर खड़ी अपने पति की प्रतीक्षा कर रही थी। जब ये सारी बातें मेरे सामने साफ हो गईं तो मैं तुरंत अमरेश बाबू के पास गया। हमने पोस्ट ऑफिस जाकर पता लगा लिया कि भूतनाथ की ड्यूटी किस इलाके में थी। अब हमारे पास सिर्फ एक ही काम बाकी था, उसे रंगे हाथों पकड़ने का और उससे अपना गुनाह कबूल करवाने का। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और मैंने उठकर द्वार खोला। वहां मुस्कुराता हुआ मणिमय खड़ा था। मेरे बाबा ने मुझे यहाँ भेजा है। हाँ हाँ, आइए आइए। मणिमय अंदर आकर बैठ गया। उसने अपनी जेब से एक नीले रंग की मखमल की थैली निकाली और उसे व्योमकेश के सामने मेज पर रखते हुए कहा, बाबा ने इसे आपके लिए भेजा है। वैसे तो वे खुद ही आते,
लेकिन उनके पैरों में दर्द है। अरे प्लीज, आप जैसे होनहार पुत्र के होते हुए उन्हें इस उम्र में कष्ट उठाने की क्या जरूरत है? वैसे क्या वो अपना हार वापस पाकर खुश हैं? व्योमकेश ने पूछा। मणिमय ने मुस्कुराते हुए सहमति में सिर हिलाया और बोला, पूरी तरह से। उन्होंने मुझे आपसे ये अनुरोध करने के लिए कहा है कि आपकी योग्यताओं के हिसाब से ये भेंट बहुत ही मामूली है, लेकिन फिर भी आप इसे स्वीकार करें। ये मामूली भेंट क्या है? व्योमकेश ने थैली खोलते हुए कहा, और मटर के दाने के आकार का एक हीरा उनकी आंखों के सामने चमक उठा। हीरे की अंगूठी? आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन प्लीज अपने पिताजी से कहिएगा कि मैंने उनकी भेंट देखते ही स्वीकार कर ली है, लेकिन मैं ये महसूस करता हूँ कि मैं इसके योग्य नहीं हूँ। अरे आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? क्या एक कप चाय नहीं पियेंगे? मणिमय ने उत्तर दिया, आज मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। आज दोपहर की फ्लाइट से ही मुझे दिल्ली जाना है वो हार देने के लिए। लौटने के बाद फिर किसी दिन आकर आराम से बैठकर चाय पीऊंगा। इतना कहकर मणिमय चला गया। लगभग उसी समय दूसरे कमरे से सत्यवती अंदर आई। वो अभी तक पर्दे के पीछे चक्कर काट रही थी। थोड़ा उत्तेजित स्वर में उसने कहा, जरा मैं भी तो देखूं कि आपको क्या मिला है। व्योमकेश अपने मन में उस डिब्बे को छुपाने का विचार कर रहे थे, लेकिन मैंने उसे उनके हाथ से छीनकर सत्यवती को थमा दिया। ये लो, व्योमकेश की योग्यताओं के अनुसार ये बहुत ही मामूली है और वे महसूस करते हैं कि वो इसके योग्य नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तुम्हारे योग्य है। अरे क्या कर रहे हो अजीत, रुको। व्योमकेश ने विरोध किया, लेकिन उसकी एक नहीं चली। सत्यवती ने जब अंगूठी देखी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। भगवान भला करे, हीरे की अंगूठी, और वो भी इतनी कीमती। अकेले हीरा ही कई हजार रुपयों का होगा। फिर उसने अंगूठी अपनी उंगली में पहन ली और उसे बड़े प्यार से निहारते हुए बोली, कितनी सुंदर है ना। ओरे बाबा, मेरी मछली की तरकारी तो अब तक जलकर स्वाहा हो गई होगी। और पलक झपकते सत्यवती और अंगूठी दोनों वहां से गायब हो गए। व्योमकेश ने सोफे पर टांग फैलाते हुए एक गहरी सांस ली। जब तक ये दुनिया रहेगी, औरतों का गहनों के प्रति मोह कभी कम नहीं होने वाला। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, इसके बारे में अपनी राय मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ 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 इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। जल्दी ही एक और कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अलविदा।